चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। सितंबर 26 के लिए जिन बच्चों का रिजल्ट अभी आया फाउंडेशन का और आप सितंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए ये बिल्कुल फ्रेश बैच है, न्यू बैच है, जिसमें हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट का। आपने 15 चैप्टर टोटल पढ़ना है बेटा आपको सीए इंटर में, जिसमें 11 चैप्टर कंपनीज एक्ट के हैं, एक आपको एलएलपी पढ़ना है और 3 अदर लॉ पढ़ने हैं। 3 अदर लॉ में एक जीसीए है, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है और एक फेमा है। पहला चैप्टर सिलेबस के बारे में और बातें हम आपसे करेंगे, एक अलग से उसका वीडियो बना के कि क्या क्या आपको सितंबर अटेम्प्ट में क्या वेटेज है। जिन बच्चों का जनवरी 26 में अटेम्प्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी आपको 4 चैप्टर पढ़ने बाकी हैं कंपनी में, प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। तो इन 4 चैप्टर को जल्दी से पढ़ के निपटाइए, फिर आप अदर लॉ में हैं। और अदर लॉ भी साइमल्टेनियसली मेरे चैनल पे चल रहा है, जिसमें आज हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट शुरू करेंगे 11:30 बजे। 11:30 स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। यहाँ कंपनी एक्ट चल रहा है, वहां अदर लॉ। यहाँ कंपनी जब खत्म हो जाएगा तो हम फास्ट ट्रैक में आपको 20-25 दिन के अंदर पूरा लॉ का एक बार और रिवीजन करवा देंगे। फास्ट ट्रैक में उसमें जो जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको थोड़ा सा हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, कर चुके हैं शॉर्टलिस्ट, और टोटल 115-20 पेजेस में पूरा लॉ की समरी आपको हम करा देंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोग खत्म करेंगे। तो आज प्रिलिमिनरी चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 2 ही सेक्शन है बेटा। अगर आपको सीए फाउंडेशन याद हो तो सीए फाउंडेशन में जो आपको चैप्टर पढ़ना था कंपनीज एक्ट का, वो प्रिलिमिनरी ही था, लेकिन आपने कितना एनालिटिकली पढ़ा था, लॉजिकली पढ़ा था कि कैसे पढ़ा था, मुझे नहीं पता। देखते हैं रिवाइज करके, रिवीजन करके कि क्या आपने यही पढ़ा था। तो चलिए लेट्स बिगिन प्रिलिमिनरी चैप्टर में 2 ही सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। प्रिलिमिनरी चैप्टर में 2 ही सेक्शन हमें पढ़ना है, एक है सेक्शन 1 एंड दूसरा है सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। कंपनीज एक्ट में सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में दिए गए हैं। तो कंपनी होती क्या है सबसे पहले, तो किसने कहा, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन किया गया है बेटा। कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कंपनी का मतलब होता है, कंपनी मीन्स, कंपनी का मतलब होता है कंपनी जिसका भी इनकॉर्पोरेशन या तो इस एक्ट में हुआ है, इस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 जो कंपनीज एक्ट अभी चल रहा है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या पहले के कंपनी लॉ में प्रीवियस। जैसे अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 से पहले की कंपनीज एक्ट की बात करेंगे तो कंपनीज एक्ट 1956, द कंपनीज एक्ट 1956। उससे पहले अगर आप बात करेंगे द कंपनीज एक्ट 1913, उससे पहले बात करेंगे आप, तो इस तरीके से बहुत 1844 से ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट आया, 44, 66, इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज एक्ट थे। अब अभी मान लो जो कंपनियां 2013 फर्स्ट अगस्त 30 अगस्त 2013 ऑनवर्ड बनी है, मान लो कोई कंपनी 2015 में बनी है तो वो कंपनीज एक्ट 13 में बनी होगी। लेकिन मान लो एग्जांपल ले ले रिलायंस का, तो रिलायंस 1973 की कंपनी है, इन्फोसिस 1981 की कंपनी है, तो ये कंपनी किस एक्ट में बनी होंगी, कंपनीज एक्ट 1956 में। तो इसने कहा कि कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। पूरे लॉ के अंदर डेफिनेशंस आपको मींस एंड इंक्लूड से दिखेंगे।
Private company means a company, public company means one person company means a small company means, तो means से आपको देखेंगे definition और नहीं तो include। इसका मतलब क्या होता है? means का मतलब होता है exhaustive definition, means का मतलब होता है restrictive definition, means का मतलब होता है only definition। मतलब कंपनी का मतलब सिर्फ यही होगा, इसके अलावा कंपनी हो नहीं सकती। तो जब आप डेफिनेशन में देखते हैं कि मींस है, मींस का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, मात्र यही रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन हमने बना दिया कि कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो कंपनी का सिर्फ यही मतलब होगा बेटा। जब आप बोलते हैं इंक्लूड, तो इंक्लूड का मतलब होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब अभी फर्दर एडिशन, अभी और भी चीजें जुड़ेंगी, फर्दर एडिशन पॉसिबल है, होता रहेगा। और अगर मीन्स एंड इंक्लूड्स है तो इसका मतलब भी है एग्जॉस्टिव। कुछ प्रीवियस कंपनी लॉ के नाम आपको बताए हैं इन्होंने कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844, इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऑर्डिनेंस 42, कंपनीज एक्ट 1956। आपने कहा ना कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस, तो प्रीवियस कंपनी लॉ। एक बार आप सारे प्रीवियस कंपनी लॉ का नाम अपने मन में एक बार बोले, देख के एक बार बोल दीजिए प्रीवियस कंपनी लॉ, कुछ दो चार नाम। प्रीवियस कंपनी लॉ, प्रीवियस कंपनी लॉ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844, इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है बेटा टेम्पररी लॉ, जो इमरजेंसी में अर्जेंसी में लाना पड़ा प्रेसिडेंट को, जिस समय पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता और अर्जेंट लॉ की जरूरत होती है, उस समय कैबिनेट मिनिस्टर्स के बोलने पे लॉ बना देते हैं, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, और जब पार्लियामेंट सेशन में आता है तो उसको पास कर दिया जाता है। अगर पास कर गया तो एक्ट बन गया, नहीं पास हुआ तो ऑर्डिनेंस ही रह गया। कुछ प्रीवियस कंपनी लॉ के नाम देखिए। अब यहाँ आपसे एक प्रश्न आता है कि क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है? क्या फॉरेन कंपनी को हम कंपनी बोले अपने कंपनी के डेफिनेशन में? अभी हमने कहा है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो क्या हम कंपनी फॉरेन कंपनी को कंपनी बोले? क्या फॉरेन कंपनी हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 20 के डेफिनेशन में आता है? क्या फॉरेन कंपनी आपके कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन में आ रहा है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में आपने कहा है कंपनी मींस द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। आप जब भी क्लास देख रहे हो तो आप जवाब दें कि क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है। तो आंसर कुछ बच्चों ने कहा था
कि भाई फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है। कुछ बच्चे हो सकता है बोलेंगे कि हाँ भाई मैम फॉरेन कंपनी के नाम में ही लिखा हुआ है कंपनी, तो फिर कंपनी कैसे नहीं है। यहाँ पे कुछ बच्चों का आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि भाई नाम ही है फॉरेन कंपनी, तो भाई कंपनी तो है ही क्योंकि इसका नाम है फॉरेन कंपनी। और कुछ बच्चों ने कहा नहीं, फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंपनी, जाहिर सी बात है बेटा, फॉरेन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हमारी कंपनी एक्ट में हुआ होगा क्या? अब अमेरिका की कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो क्या उसके इनकॉर्पोरेशन हमारे कंपनी एक्ट में हुआ होगा क्या? हो रहा है नहीं। तो हमने तो कहा कि कंपनी मींस जो कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस इंडियन कंपनी लॉ के तहत बनी है। तो फॉरेन कंपनी हमारे कंपनीज एक्ट में थोड़ी इनकॉर्पोरेट हुई होगी, नहीं हुई है, इसलिए फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है। फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है तो फिर क्या है? फॉरेन कंपनी इज द बॉडी कॉर्पोरेट। पढ़िएगा फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, ये पढ़े होंगे फाउंडेशन में सेक्शन 2 क्लास 42। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब इंडिया में बिजनेस वो खुद से करे, एजेंट के थ्रू करे, फिजिकली करे, इलेक्ट्रॉनिकली करे, एनी अदर मोड में करे। तो इसने आपसे क्या कहा? प्रश्न है कि क्या फॉरेन कंपनी कंपनी है? तो आपने कहा नो, फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी। फॉरेन कंपनी इज नॉट अ कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है। फॉरेन कंपनी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी। बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको नोटिफाई किया है सीजी ने। बॉडी कॉर्पोरेट जनरली होता क्या? अगर एक जनरल डेफिनेशन हम समझे कि मैडम बताओ ना बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। हमने पढ़ा था फाउंडेशन में कि एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो हम समझे क्या, कैसे समझे कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? तो जनरली समझिए, जनरली ऑल दोज एंटिटी whose registration या incorporation is compulsory under any specified act। जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में कंपलसरी है। अगर कंपनी रजिस्टर नहीं कराओगे तो कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन एलएलपी एक्ट 2008 में कंपलसरी है। अगर आप एलएलपी को रजिस्टर नहीं कराओगे तो एलएलपी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी। तो यानी अगर हम जनरल डेफिनेशन या जनरल मीनिंग समझे बॉडी कॉर्पोरेट का, तो ऑल दोज एंटिटीज हुज रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अंडर स्पेसिफाइड एक्ट, उनको हम बोलेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में जरूरी है। फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि वो किसी न किसी फॉरेन लॉ के तहत रजिस्टर्ड हुई होंगी, कंपनी लॉ के तहत। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है एलएलपी एक्ट 2008 में। कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर्स हैं। कितने सेक्शन हैं? 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल हैं और 29 चैप्टर्स हैं। मैम हमें क्या सब पढ़ना है? नहीं बेटा, सीए इंटर में आपको सब नहीं पढ़ना है। सीए इंटर में आपको सेक्शन 1 से लेके और 148 तक पढ़ना है और सेक्शन 379 टू 393 ए पढ़ना है। इतने टोटल सेक्शंस आपको फाउंडेशन में 163 सेक्शन आपको 470 में पढ़ने हैं, बस केवल 163। बाकी फाइनल में जो 4 पेपर होगा एसपीओएम का, उसमें आपको एक पेपर बिजनेस लॉ है जो कंपलसरी है। उसके बाद भी जो 2 ऑप्शनल पेपर है उसमें एक पेपर में आर्बिट्रेशन वगैरह लॉ का ही है। तो लॉ से पीछा तो नहीं छूटेगा आपका, लॉ हमेशा आपके साथ।
चलिए, तो 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल, 29 चैप्टर। सेक्शन 1 को निपटाइए। सेक्शन 1 में 4 बातें बोली गई हैं। सेक्शन 1 में 4 बातें बोली गई हैं। सेक्शन 1 प्रिस्क्राइब करता है 4 थिंग, 4 चीजें। पहला टाइटल, पहला बताया गया है टाइटल, दूसरा एक्सटेंड, तीसरा कमेंसमेंट और चौथा एप्लीकेबिलिटी। ये 4 चीजें पढ़नी हैं। देखिए, तो कुछ याद आ रहा है क्या आपको? फाउंडेशन में आपने ये पढ़ा था। पूरी उम्मीद करते हैं कि फाउंडेशन में लॉन्ग टाइटल तो आपने कंपनीज एक्ट का नहीं पढ़ा होगा। डायरेक्ट कंपनी क्या होती है आप पढ़ सकते हैं, मान सकते हैं, पर लॉन्ग टाइटल क्या होता है कंपनीज एक्ट का, ये तो नहीं आता होगा आपको। एक बार आप रीड करें, एक बार हम फिर सेक्शन 1 पूरा समझाएंगे, तो सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सेक्शन 2 के डेफिनेशन पार्ट में आ जाएंगे। चलो बेटा, सेक्शन 1 में 4 बातें हैं, टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। टाइटल, लॉन्ग टाइटल का नाम है एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनी। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, हमारा कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956 और सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 को मर्ज करके ही तो बना है कंसोलिडेट। और उनमें बहुत सारे चेंजेस हुए, अमेंड चेंजेस हुए। जो पुराने ऑब्सोलीट सेक्शंस हो चुके थे प्रोविजन, उनको डिलीट किया गया, और जो नए प्रोविजंस थे उनको ऐड किया गया, और पुराने में कुछ को अमेंड भी किया गया। और इस तरीके से नया कंपनीज एक्ट 2013 ड्राफ्ट करके फिर आपने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में पास हुआ, लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला और तब ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हुआ था। सेक्शन 1 30 अगस्त 2013 को फोर्स में आ गया। उसके बाद 98 सेक्शंस 12 सितंबर को आए, फिर 143 सेक्शंस 1 अप्रैल को आए, एंड सो ऑन। और 2018 हो गया बेटा कंपनीज एक्ट को अप्लाई करते करते। तो ये कहानी थी टाइटल। 2 टाइटल होते हैं एक्ट के, एक होता है लॉन्ग टाइटल, एक होता है शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल है कंपनीज एक्ट का एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। हमारा कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956 और सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 को कंसोलिडेट करके उनमें बहुत सारे चेंजेस करके अमेंड करके और बना है। और शॉर्ट टाइटल तो आपको पता है, शॉर्ट टाइटल है द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट क्या है? पूरे भारत पे लगता है। कमेंसमेंट में इसने कहा कि बेटा सेक्शन 1 जो है इसका, सेक्शन 1 वो फोर्स में आया है 30 अगस्त 2013 को। सेक्शन 1
comes into force on 30th August 2013. उसके बाद 98 सेक्शंस जो हैं वो 12 सितंबर को फोर्स में आए हैं। 98 सेक्शंस जो हैं वो 12 सितंबर को फोर्स में आए हैं। उसके बाद 143 सेक्शंस जो हैं वो 1 अप्रैल 14 को आए हैं एंड सो ऑन, और पूरा कंपनीज एक्ट अप्लाई होते होते तो 2018 हो गया बेटा। एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है भैया, कहाँ कहाँ लगता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो इसने कहा एप्लीकेबिलिटी में पहला एवरी कंपनी पे, कंपनीज एक्ट 2013 लगता है एवरी कंपनी पे, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब आप कंपनी हैं तो आपके ऊपर कंपनीज एक्ट 13 लगेगा। एवरी कंपनी whether incorporated under this act or under any previous company law, एवरी कंपनी पे लगता है। दूसरा, बैंकिंग कंपनी पे भी लगता है, इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगता है और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे भी लगता है। बैंकिंग पे भी लगेगा, इंश्योरेंस पे भी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगेगा, लेकिन कितना? only to the extent it is not inconsistent with their specific act। इनका अपना स्पेसिफिक एक्ट है बेटा, बैंक का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस एक्ट 1938, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इनके अपने स्पेसिफिक एक्ट भी हैं, लेकिन जनरल प्रोविजन कंपनी वाले लगेंगे। only to the extent it is not inconsistent with their specific act। मतलब अगर कंपनी कुछ बोल रहा है और उनका स्पेसिफिक एक्ट कुछ और बोल रहा है तो उनका स्पेसिफिक एक्ट प्रिवेल करेगा, उनका स्पेसिफिक एक्ट ओवरराइड करेगा। इसके अलावा जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं अंडर एनी स्पेशल एक्ट जैसे LIC, SBI, ICAI, इन पे भी लगेगा। और बॉडी कॉर्पोरेट पे लगेगा जो नोटिफाई किए गए हैं CG के द्वारा, और बॉडी कॉर्पोरेट लगेगा जिसको CG ने नोटिफाई किया है। तो भैया किसको CG ने नोटिफाई किया है? तो प्रेजेंट बोले तो आप नाम पढ़िए, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फॉरेन कंपनी और LLP पे वाइंडिंग ऑफ प्रोविजन, इनको नोटिफाई किया गया है कि इन पे कंपनीज एक्ट लगेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कुछ बॉडी कॉर्पोरेट का नाम बताओ जो एट प्रेजेंट नोटिफाइड है CG के द्वारा जिन पे कंपनीज एक्ट लगता है, तो आपको बोलना है FCI, NHAI, फॉरेन कंपनी एंड LLP। FCI है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NHAI है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फॉरेन कंपनी पे सेक्शन 379 to 393A और LLP पे वाइंडिंग ऑफ प्रोविजन।
सेक्शन 1 खत्म हुआ बेटा, जिसमें आपने टाइटल पढ़ा, लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट पढ़ा, कमेंसमेंट पढ़ा, एप्लीकेबिलिटी पढ़ा। लॉन्ग टाइटल हुआ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड इवेंट द लॉ रिलेटिंग टू कंपनी। शॉर्ट टाइटल था द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट था होल ऑफ इंडिया। कमेंसमेंट था फर्स्ट सेक्शन 1 जो है वो 30 अगस्त को आया, उसके बाद 98 सेक्शन जो है 12 सितंबर को आया, और उसके बाद 143 सेक्शन 1 अप्रैल 14 में आया, एंड सो ऑन। फिर आपने कहा एप्लीकेबिलिटी, तो भैया एवरी कंपनी पे लगता है। उसके बाद बैंकिंग पे भी लगता है, इंश्योरेंस पे भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगता है, बट ओनली टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद देयर स्पेसिफिक एक्ट। उसके बाद जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने उन पे भी लगता है, और वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको नोटिफाई कर दिया गया है सीजी के द्वारा उन पे भी लगता है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनी। और क्या कंपनीज एक्ट 13 नॉन कंपनी पे भी लग सकता है? दो प्रश्न है आपके सामने, अभी तक आपने जो पढ़ा है कि ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनी। सही है, सारी कंपनियां तो बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि सारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मैंडेटरी है स्पेसिफिक एक्ट में। लेकिन सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। जैसे एफसीआई, बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी नहीं। फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी नहीं। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी नहीं। तो जो कंपनी होगी वो तो बॉडी कॉर्पोरेट होगी, लेकिन सारे बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। और क्या कंपनीज एक्ट नॉन कंपनीज पे भी लग सकते हैं? हाँ, अभी आपने देखा है कि 4 ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट हैं जिनको नोटिफाई किया है सीजी ने कि भाई इनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा, तो लगेगा। एफसीआई, एनएचएआई, फॉरेन कंपनी, एलएलपी, ये बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीए हैं, नोटिफाइड बाय सीजी हैं, ये कंपनी नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी हैं, लेकिन इन पे कंपनीज एक्ट लगेगा, तो कंपनीज एक्ट नॉन कंपनी पे भी लग सकता है। यस। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बताना है कि क्या ये कंपनी है, कि फॉरेन कंपनी है, कि बॉडी कॉर्पोरेट है, और इन पे कंपनीज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ तक 4-5 एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आ रहा है क्या ये। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या ये कंपनी है? हाँ। क्या ये फॉरेन कंपनी है? नहीं। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। क्या इसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा? हाँ। दूसरा, टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये कंपनी है? हाँ। क्या ये फॉरेन कंपनी है? नहीं। क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। क्या इसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा? हाँ। तीसरा, एलएलपी, क्या ये कंपनी है? नहीं। फॉरेन कंपनी है? नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। क्या इसके ऊपर एलएलपी कंपनीज एक्ट लगेगा? हाँ। वाइंडिंग अप प्रोविजन अभी आपने पढ़ा है कि फॉरेन कंपनी के ऊपर
चैप्टर 20 एप्लीकेबल होता है, वाइंडिंग अप प्रोविजन। फोर्थ है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या ये कंपनी है? नहीं। फॉरेन कंपनी है? नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। क्या इसके ऊपर कंपनी एक्ट लगेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि ये नोटिफाइड बाय सीजी है। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कंपनी है? नहीं। फॉरेन कंपनी है? नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ। कंपनी एक्ट लगेगा? नहीं, क्योंकि नोटिफाइड नहीं है। आगे बढ़िए। कुछ और भी डेफिनेशन कंपनी के दिए गए हैं जस्टिस के द्वारा। मार्शल ने क्या कहा, जेम्स ने क्या कहा, लिंडले ने क्या कहा, एक बार आप रीड कीजिए क्या कहा, अलग अलग लोगों ने कंपनी को कैसे डिफाइन किया। याद तो आपको सेक्शन 2+20 ही रखना है, बस एक बार ये भी देख लीजिए। मार्शल, जेम्स, लिंडले ने क्या कहा, एक बार आप देखिए, 1 मिनट का टाइम लगाइए, देखिए कि मार्शल ने क्या कहा, जेम्स ने क्या कहा, लिंडले ने क्या कहा। मार्शल ने कहा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, एग्जिस्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, केवल लॉ में ही एग्जिस्ट करता है। जेम्स ने कहा कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट। लिंडले ने कहा कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेटेड बिलो। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है भैया? लिंडले ने कहा कि इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक एट स्टेटेड बिलो। कैरेक्टरिस्टिक स्टेटेड बिलो, ये कैरेक्टरिस्टिक है सेक्शन 9, कैरेक्टरिस्टिक भी 9। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब इसका रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन मैंडेटरी है कंपनीज एक्ट में। पहला कैरेक्टर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, मैन मेड, लोगों ने बनाया लॉ में, मैन मेड
क्रिएटेड बाय लॉ, मैन मेड, आर्टिफिशियल, नेचुरल बर्थ नहीं हुआ। हमें बताओ हम लोग क्या है बेटा, नेचुरल पर्सन। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब मैन मेड है, कृत्रिम है, लोगों ने बनाया, लॉ में बनाया। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की होगी सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको आपने कहा कॉर्पोरेट वेल्थ, कि कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे ही आप कंपनी को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराओगे, कंपनी अलग और उसको बनाने वाले मेंबर अलग। परपेचुअल सक्सेशन है, किसी मेंबर के आने से, जाने से, मरने, जीने, पागल दिवालिया होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आपको इसको खत्म करने के लिए वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन प्रोसेस करना पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी है, मेंबर्स की लायबिलिटी पे लग गया लिमिट। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है भैया, तो आपका जितना अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर से बस उतना ही चुकाना है, उसके अलावा कुछ नहीं चुकाना। कॉमन सील ऑप्शनल हो चुका है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने कॉमन सील को कर दिया है ऑप्शनल। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, शेयर ट्रांसफरेबल है। सेपरेशन होता है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं। मालिक होते हैं शेयर होल्डर, ऑनर्स होते हैं शेयर होल्डर, और मैनेजमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में, दोनों अलग अलग होते हैं। सेग्रीगेशन है, सेपरेशन है ऑनरशिप का मैनेजमेंट के साथ। सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, कंपनी की चूंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगा, रखेगा, बेचेगा, सेपरेट प्रॉपर्टी है। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की, कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की। हाउ टू राइट एन आंसर, हाउ टू रीड केस लॉ, केस लॉ को पढ़ते कैसे है। जैसे कंपनीज एक्ट में, या इससे पहले आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं, तो आपने फाउंडेशन में देखा सैलमोन एंड सैलमोन कंपनी लिमिटेड, आपने देखा मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आपने देखा रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, आपने देखा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, आपने देखा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी, ऐसे कुछ नाम देखे आपने, उनको बोलते हैं केस लॉ। हाउ टू रीड केस लॉ को पढ़ते कैसे हैं। पहला नाम होता है प्लेंटिफ का, दूसरा नाम होता है डिफेंडेंट का। प्लेंटिफ वो जो दुखी है, अग्रीव्ड है, जिसने केस किया है, जिसने केस किया वो प्लेंटिफ है, जिसपे केस किया वो डिफेंडेंट है। उसके बाद ब्रैकेट में कोर्ट का नाम लिखा होता है, जैसे बॉम्ब लिखा हुआ है यानी बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। उसके बाद नंबर होता है, वो जो नंबर है वो नंबर ऑफ केस बताता है आपको, नंबर ऑफ केस। उसके बाद लिखा होगा एलजी, सीसी या आईटीआर। अगर एलजी है इसका मतलब है लॉ जर्नल है, सीसी है मतलब कंपनी केस है, और आईटीआर है मतलब इनकम टैक्स रेकनर है। और उसके बाद जो नंबर होता है वो पेज नंबर बताता है। मतलब आप कंपनी का केस देख रहे हैं तो आप उतने पेज नंबर पे जाइए कंपनी लॉ में, उसका जो केस देखना है उस केस में जाइए और आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। तो हाउ टू रीड केस लॉ, ऐसे केस लॉ को पहला नाम प्लेंटिफ का, फिर डिफेंडेंट का, फिर कोर्ट का, फिर नंबर ऑफ केस, फिर वो कहाँ का केस है, लॉ जर्नल में है कि कंपनी केस है कि आपका इनकम टैक्स रेकनर है, और उसके बाद पेज नंबर आपको बताता है। अब सेक्शन 2 में इंटर करेंगे हम लोग कल, जहां से हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमने फ्रॉम वेरी बेसिक आपको पढ़ाया। जिन बच्चों का सितंबर 26 मई में एग्जाम है वो उनके लिए फ्रॉम वेरी बिगिनिंग है, जिनका एग्जाम
ओरिएंटेड बैच जो बच्चे हमारे जनवरी 26 के लिए कर रहे हैं उनका भी एक बार रिवाइज हो जा रहा है। 4 चैप्टर बचे हुए हैं बस कंपनी में। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है वो आप ये भी क्लास देखते रहिए, कंपनी हो रही है और 11:30 बजे से आप मेरे चैनल पे आ जाइए और वहाँ हम लोग अदर लॉ भी पढ़ते रहे और हम साइमल्टेनियसली दोनों खत्म करा देंगे। और उसके बाद फिर हम एक बार फास्ट ट्रैक में 115 पेज का लॉ रिवीजन भी आपको करा देंगे। और इस तरीके से लॉ की तैयारी मेरे साथ, लॉ का टेंशन मेरा। आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे, पता है आपको, आप मुझे हाय का मैसेज कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे 7291010463 पे और हम आपको ये नोट्स दे देंगे। आप नोट्स का प्रिंट आउट करा लीजिए, उसको वहां से पढ़िए, याद कीजिए और उसके बाद अपना एक सुंदर हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए। जो सितंबर और मई अटेम्प्ट के बच्चे हैं, जनवरी अटेम्प्ट के बच्चों को अपना नोट्स नहीं तैयार करना, आपको इसी नोट्स से पढ़ना है। और जो सितंबर मई अटेम्प्ट के बच्चे हैं हाय का मैसेज कीजिए, हम नोट्स दे देंगे, प्रिंट आउट निकलवाइए, पढ़िए और जब हम पढ़ा दें उसके बाद उसको आप फिर एक बार लिख लीजिए, अपना एक सुंदर सा नोट्स तैयार कीजिए, हैंड रिटन नोट्स। चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी 9 बजे। हर दिन लॉ की क्लास होती है सुबह 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। बने रहें, लगे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू।